Hello and welcome all to my another session of legal reasoning. So let us continue. We were discussing about other important laws. Myself Neetu Gupta from NLSIU Bangalore. Now see question number 11. What is the principle? No state has right to injure the interest ऑफ द अदर स्टेट. किसी भी स्टेट के पास राइट नहीं है कि वो दूसरे स्टेट के इंटरेस्ट को इंजर करें. सो व्हाट आर दी फैक्ट्स? टोरिना एंड पेरिना वो एडजॉइनिंग नेशंस के हैं. टोरिना ने इंटरनेशनल बाउंड्री अक्रॉस की है स्मेल्ट और किस वजह से? एक स्मेल्टिंग इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए. तो जो सल्फ़र फ्यूम्स हैं वो डिस्चार्ज कर रही है ये इंडस्ट्री और उस वजह से एयर पॉल्यूट हो रही है नियर द टाउन पेट्रो इन पेरिना. सो पेरिना वो कंप्लेन कर रहे हैं अबाउट टू द टोरिना अबाउट द डिस्चार्ज ऑफ फ्यूम्स. सो अब टोरिना और पेरिना के बीच में डिस्प्यूट हो गया है एंड इट इज़ सबमिटेड टू आर्बिट्रेशन फॉर सेटलमेंट. फॉलोइंग क्लेम्स आर कंसिडर्ड बाय द आर्बिट्रेशन. और कौन सा सबसे ज़्यादा रीज़नेबल और फेयर है इनमें से? सो लेट अस सी. नाउ सी दी ऑप्शंस. टोरिना ये एक सॉवरियन और इंडिपेंडेंट स्टेट है. इट मे यूज इट्स टेरिटरी इन व्हाट्स एवर मैनर इट लाइक्स. नो, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल में क्या दिया है क्लियरली ये देखिए कि जो भी कोई एक स्टेट दूसरी स्टेट के इंटरेस्ट को इंजर नहीं कर सकती है. तो पहला जो ऑप्शन है, नो डाउट टोरिना सॉवरिन और इंडिपेंडेंट स्टेट है तो वो अपनी टेरिटरी यूज़ कर सकती है जिस तरह से उन्हें लगे, बट वो दूसरी स्टेट की राइट्स को नहीं वॉयलेट करेगी. इज इट क्लियर? इंजर नहीं करेगी. नेक्स्ट, टोरिना सेज पेरिना विल हैव टू सफ़र फ्रॉम सल्फर बिकॉज इट इज़ अनअवॉइडेबल इन द इंडस्ट्रियल एरा. Third, all states must ensure that their territories must be used in such a manner as not to cause injury to the interest of other states. Hence टोरिना must relocate the industry. Is it clear? all states क्या इंश्योर करेंगे कि जो टेरिटरीज़ हैं वो इस तरीके से यूज़ होनी चाहिए और वो इंजरी भी नहीं कॉज करेंगे टू द इंटरेस्ट ऑफ अदर स्टेट्स. सो हेंस टोरिना मस्ट रिलोकेट द इंडस्ट्री. इज इट क्लियर? फोर्थ ऑप्शन क्या है? पेरिना एग्रीज दैट टोरिना मे यूज इट्स टेरिटरी इन व्हाट्स एवर मैनर इट लाइक्स बट इंसिस्ट दैट टोरिना शुड पे सम कंपोजिशन टू पेरिना फॉर लॉस दे आर कॉन्टिन्यूअसली सफरिंग. सो बेस्ट ऑप्शन आपका क्या है? थर्ड आंसर है, दैट इज ऑल स्टेट मस्ट इंश्योर दैट द टेरिटरीज मस्ट बी यूज इन सच अ मैनर एज नॉट टू कॉज द इंटरेस्ट ऑफ अदर स्टेट्स. हेंस टोरिना मस्ट रिलोकेट द इंडस्ट्री. सो ये ज़्यादा रीजनेबल और फेयर है. नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 कि जो एडॉप्टेड चाइल्ड है, एडॉप्टेड चाइल्ड shall deem to be the child of adoptive parents with effect from the date of adoption. ठीक है, जो अगर आपने सपोज कोई बच्चा अडॉप्ट किया है तो वहाँ पे क्या वो एडॉप्टिव पेरेंट्स का बच्चा कब से माना जाएगा? विद इफेक्ट फ्रॉम द एडॉप्शन. और इसी डेट से चाइल्ड्स के रिलेशन विद द नेचुरल पेरेंट्स उनका रिप्लेस हो जाएंगे बाय द रिलेशन ऑफ द एडॉप्शन एडॉप्टिव पेरेंट्स. इज इट क्लियर? तो ये अब आपका हिंदू लॉ का क्वेश्चन है, हिंदू एडॉप्शन का. इज इट क्लियर? सो व्हाट आर द फैक्ट्स? एक्स वॉज बॉर्न इन टू अ प्रॉस्परस हिंदू जॉइंट फैमिली. और हिंदू लॉ में एक्स है उसको अपनी प्रॉपर्टी में शेयर मिलना था विच इज़ इनहेरिटेड बाय हिज फादर फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर. कि उसके फादर ने ग्रैंडफादर से जो प्रॉपर्टी इनहेरिट किया उसमें एक्स को शेयर मिलना था. अभी क्या है कि एक्स को एडॉप्शन में दे दिया गया है किसी और पर्सन्स को, नेमली सपोज एम को अडॉप्शन में दे दिया कि एक्स को एम ने अडॉप्ट कर लिया है और इस अडॉप्शन के बाद एक्स की फैमिली जो नेचुरल फैमिली थी उसमें पार्टीशन हो गया है. तो नाउ एक्स क्लेम कर रहे हैं शेयर इन द कोर्स ऑफ पार्टीशन वेदर एक्स इज लाइबल और नॉट. देखो सॉरी, एक्स सक्सीड करेगा या नहीं करेगा. अब हमारे पास जो गिवन प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल में हमें क्या कहा गया है कि जो अडॉप्टेड चाइल्ड है वो एडॉप्टिव पेरेंट्स का चाइल्ड कब से माना जाता है? जिस दिन उसे अडॉप्ट किया गया है. और इसी डेट से एडॉप्टिव डेट से ही बच्चे के रिलेशन नेचुरल पेरेंट्स के साथ रिप्लेस हो जाते हैं और किसके पास हो जाते हैं? एडॉप्टिव पेरेंट्स. अब ये अडॉप्शन के बाद अगर पार्टीशन हुआ है तो इट इज़ ऑब्वियसली कि एक्स वो नहीं अपने शेयर को क्लेम कर सकता. सी दी ऑप्शंस नाउ.
X will succeed because by virtue of being born into the family, X should get a share in the family property. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि चाहे वो फैमिली में बॉर्न हुआ था तो उसको अब जब उसको अडॉप्शन में ही दे दिया तो उसको कोई शेयर नहीं मिलेगा. सो फर्स्ट इज़ नॉट द आंसर. Answer will be yours. X will not succeed because he is entitled to properties of the adopted parents only. Is it clear? तो B आंसर आएगा. उसको नेचुरल फैमिली में कोई शेयर नहीं मिलेगा क्योंकि he is entitled to the properties of the adoptive parents only. Is it clear? Now next question, question number 13. What it says? Under the Constitution, if a person is convicted of an offence, he cannot be prosecuted again. तो ये कौन से आर्टिकल की बात कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में? इट टॉकिंग अबाउट द डबल जियोपैरिटी कि एक बार अगर पर्सन को आपने कन्विक्ट कर लिया है उसको हम दोबारा प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हैं. इज इट क्लियर? दैट एंड इट इज़ गिवन अंडर सेक्शन आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सेकेंड प्रिंसिपल क्या है? अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इफ अ पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड इन एन ऑफेंस and if the prosecution results either in acquittal or in conviction, then he cannot be prosecuted for the same offense. तो यहाँ पे क्या है कि जो मनियान है वो प्रोसिक्यूट हुआ था. सी दी फैक्ट्स कि मनियन ही वॉज प्रोसिक्यूटेड फॉर एन ऑफेंस ऑफ मर्डर और उसको बाद उसको एक्विट भी किया गया है. उसके बाद एडिशनल एविडेंस आया है सामने जिसमें कि मनियान की कॉम्प्लिसिटी के बारे में बात की है इन दी सेम ऑफेंस. सो पुलिस ने उनको दोबारा चली गई है उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए. नाउ वेदर मनियन कैन बी प्रोसिक्यूटेड अगेन और नॉट. अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ही कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड. नाउ सी दी ऑप्शंस. मनियन कैन not be prosecuted as he enjoys the right under constitution not to be prosecuted twice for the same offense. ठीक है, इसको हम साइड पे रख लेते हैं क्योंकि इसमें लिखा है कि इसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके पास राइट है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट टू बी प्रोसिक्यूटेड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस. सेकेंड ऑप्शन क्या है? मनियन कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड एज ही एंजॉयज द राइट अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड नॉट टू बी प्रोसिक्यूटेड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस. इज इट क्लियर? Next, Manian cannot be prosecuted as he is protested both by constitution and criminal procedure. And fourth is none of the above. आंसर इज़ करेक्ट. इज़ इट क्लियर? अब देखो कि इसमें क्या है, आपको बहुत ध्यान से यू हैव टू सी दी आंसर. पहले उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से नहीं वो प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, फिर उन्होंने कहा CRPC की वजह से नहीं कर सकते हैं, एंड थर्डली दे हैव सेड बोथ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल प्रोसीजर. नाउ मनियन हैज़ द राइट अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ओनली. वाई ही हैज़ नो राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि उसको पहले कॉन्विक्ट किया गया है टू क्लेम द राइट. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो अगर आप प्रिंसिपल देखोगे आपका, मैं प्रिंसिपल दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस. ठीक है, उसको ऑलरेडी पनिशमेंट मिल गई है, ही कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड अगेन. और क्रिमिनल प्रोसीजर में क्या लिखा है? पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड इन एन ऑफेंस एंड इफ द प्रोसिक्यूशन रिजल्ट्स आइदर इन एक्विटल और कन्विक्शन. इज इट क्लियर? एक्विटल और कन्विक्शन के दोनों के बारे में बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ कन्विक्शन के बारे में बात कर रहे हैं हम. और गिवन फैक्ट्स में उसको he is acquitted, so he cannot be prosecuted as he is protected under the criminal procedure code not to be prosecuted twice for the same offense. So आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे? B option will be the answer. Is it clear? Next, question number 14. Now 14th का प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं? What the principal is saying, any law made by parliament that infringes the fundamental rights of the citizens is invalid and unenforceable. Is it clear? Any law made by the parliament that infringes the fundamental rights of the citizen is invalid and unenforceable. क्लियर? अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना रही है और वो सिटीज़न की फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रही है तो वो लॉ इनवैलिड और अनइन्फोर्सेबल होगा, क्योंकि वी हैव सेड कि जो कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ द सुप्रीम लॉ.
ऑफ द कंट्री। सेकेंड क्या है, फ्रीडम टू कैरी ऑन ट्रेड और प्रोफेशन ऑफ वंस ओन चॉइस इज़ अ फंडामेंटल राइट। ये भी आर्टिकल 19 में बताया हमें कि जो फ्रीडम टू कैरी ऑन ट्रेड और प्रोफेशन। थर्ड क्या है, पार्लियामेंट इज़ कॉम्पिटेंट टू इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस राइट। पार्लियामेंट वो कॉम्पिटेंट है कि वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दें ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस राइट। फोर्थ प्रिंसिपल क्या है, इफ़ द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ अ फंडामेंटल राइट imposed by the parliament totally removes or nullifies any fundamental right, then it will be constituted as an unreasonable restriction. Is it clear? तो होप सो आपको चारों की चारों फंडामेंटल राइट ये प्रिंसिपल्स क्लियर हो गए हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर कोई लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है जो कि फंडामेंटल राइट्स की को इन्फ्रिंज कर रहा है सिटीजन्स की, तो वो लॉ इनवैलिड और अनइन्फोर्सेबल है। सेकेंड प्रिंसिपल कह रहा है कि आप अपनी मर्जी से ट्रेड और प्रोफेशन कैरी कर सकते हो, अपनी मर्जी का वो भी फंडामेंटल राइट है। बट प्लीज़ डू रिमेंबर कि जो फंडामेंटल राइट्स है दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस ऑल्सो। नाउ थर्ड प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि जो पार्लियामेंट है वो कॉम्पिटेंट है टू इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस राइट। इज इट क्लियर? ये भी आ गया। फोर्थ क्या कह रहा है कि अगर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं फंडामेंटल राइट्स जो पार्लियामेंट इम्पोज पे, उस पर अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं वो टोटली आपको फंडामेंटल राइट्स आपके रिमूव कर रही हैं, नलीफाई कर रही हैं, तो वो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। इज इट क्लियर? नाउ सी द फैक्ट्स ऑफ द given question. In order to ensure that people live in amicable atmosphere, the government of India decided to abolish courts and constituted dispute settlement boards. Is it clear? कि ये कहते हैं कि अगर लोगों को एक अच्छे से रहना है, अच्छे एटमॉस्फेयर में रहना है, तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है कि कोर्ट्स को एबॉलिश किया जाए और डिस्प्यूट सेटलमेंट बोर्ड्स को कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। फर्दर उन्होंने क्या कहा है कि इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लॉ ने क्या स्टिपुलेट किया है, लॉयर शुड नॉट बी अलाउड टू एस्पाउज द क्लेम्स ऑफ द पार्टीज एंड इंस्टेड द क्लेम्स बी स्पाउज्ड बाय द सोशल वर्कर्स। Now see the options. Law made by the parliament is valid and it does not infringe any fundamental rights. Second, law made by the parliament is valid as even though there is restriction of fundamental rights such as restriction is reasonable. Third, law made by the parliament is invalid as it constitutes an infringement of fundamental rights and the restriction imposed is not reasonable. None of the above. So आंसर क्या रहेगा यहाँ पे आपका कि यहाँ पे जो थे फैक्ट्स जो थे आपके फैक्ट्स में कहा क्या गया था कि अगर एक अच्छे मैनर में रहना है तो कोर्ट्स को ख़त्म करो और डिस्प्यूट सेटलमेंट बोर्ड्स को कॉन्स्टिट्यूट करो। और उनका ये फर्दर ये क्या था कि टू अचीव दिस ऑब्जेक्टेड लॉ स्टिपुलेटेड, लॉ ने क्या कहा, लॉयर्स हैं they will not allow to espouse the claims of parties and instead the claims be espoused by the social workers. So answer यहाँ पे क्या आएगा, law made by the parliament is invalid as it constitutes an infringement of fundamental right and restriction imposed is not reasonable. तो आंसर आपका C ऑप्शन आएगा। Now next principle, marriage of minors under Hindu Marriage Act is not null and void. Is it clear? No doubt वो बच्चों की शादी को रोक लगाते हैं पर वो null और void नहीं है। Is it clear? So see the facts. A petition is filed by a wife claiming maintenance from her husband. Is it clear? A petition is filed by a wife claiming maintenance from her husband in 1989. हस्बैंड ने क्या अपोज किया, क्या किस अपोज किया ये क्लेम को, किस ग्राउंड पे कि एट द टाइम ऑफ मैरिज वाइफ वाज 5 years ऑफ एज एंड ही हिमसेल्फ वाज 10 years एंड देयर मैरिज वाज इलीगल। विल दी वाइफ सक्सीड? अब यहाँ पे देखो जो बच्चों की शादी को उन्होंने नल एंड वॉइड नहीं है, मैरिज वैलिड है, बट ऑल्दो देयर इज़ पनिशमेंट फॉर हर कमिटिंग चाइल्ड मैरिज। तो यहाँ पे जो वाइफ है वो सक्सीड करेगी या नहीं करेगी? वाइफ विल सक्सीड क्योंकि मैरिज तो वैलिड है। सीधी ऑप्शंस, wife will succeed as the marriage was valid, wife will succeed because both of them were minors, the wife will not succeed because the marriage was illegal. So your answer is first option, that is wife will succeed as the marriage was valid. Is it clear? So आपका आंसर A आएगा। So guys, I end up my class over here. In the next session I will be continuing. Thank you.